थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए सर कि इंदिरा गांधी ने केशवानंद भारती केस के अंदर में जो मठ की जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने जैसा मैंने पढ़ा कि वो गरीबों में, मजदूरों में या किसानों के बीच में वितरण करना चाहती थी कि ये बंजर जमीन न रहे, इस पर कुछ पैदावार बढ़े, देश हित में होगा। तो ये फंडामेंटल राइट या संविधान के किसी मूल भावना को कहाँ खत्म करता है सर? एक तो स्पष्ट कर दूं जी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उद्देश्य उचित था। यस सर, यस सर, यही हमारे गुरुजी भी बतलाए कि उद्देश्य उनका सही था। और संविधान की अपनी पेचीदगियां है। नहीं, उन्होंने बतलाया सर, मैं बता दूं आपको कि जितने भी इंदिरा गांधी के बाद जितने भी पदाधिकारी थे वो इस बात से खफा थे। तो इंदिरा गांधी का उद्देश्य उचित था। यस। और मैंने कहा ना 30 साल बाद यानी 73 में भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई, यानी संविधान बनने के 23 साल बाद भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट का इंटर रिलेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं बता सका। चलिए अब एक सर जो है ये इसके इंटर रिलेशन को समझाता है सुप्रीम कोर्ट। तो आपने थोड़े शब्दों में बहुत बढ़िया हमको समझाए सर कि जो मेरे अंदर में भावना था वही भावना आपने उजागर कर दिया सर कि बेशक हम इंदिरा गांधी को दोष मानते थे पहले, लेकिन केशवानंद की जो केस मैंने देखा उसमें उसकी जो भूमिका देखा, उसका जो सिद्धांत मैंने देखा तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। तो हमारे जज जो है जैसे जज भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अभी नरेमन जी का इंटरव्यू आया था बीबीसी के माध्यम से, मैंने उस पर कई टीका टिप्पणी कर रखी है। एक उन्होंने कहा कि जो बहुमत की सरकार आती है वो कहती हमारे पास बहुमत है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मुझे करने देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की फिर जरूरत ही क्या थी जब सब कुछ बहुमत को करना है। जी जी जी। क्रॉस चेक एंड बैलेंस ये सुप्रीम कोर्ट को करना है ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकार भी ना मारे जाएं। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये अगर बहुमत की सरकार कोई कह देती उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप कैसे हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का तो काम है। तो वो नरेमन साहब का इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आम जनता को हतोत्साहित करने वाला है कि वो इस तरह के पिटीशन ना डालें जिसमें सरकार बहुमत में। तो बहुमत फिर तुम्हारी जरूरत ही क्या? हम सीधे राजतंत्र का खड़ा कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद करो, राजा। बहुत बढ़िया सर। इस पर एक थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे सर लिखित रूप में हमारे मोबाइल पर सर? मैं लिखित नहीं, मैंने आपकी बात को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आप जिसको भी सुनाना चाहेंगे सुना सकेंगे। वाह सर वाह। अच्छा एक विषय वस्तु आज ही क्या समय है सर? जी कहें। मैं हमारे एक विधि विभाग आगरा एक कॉलेज है सर जी, और वहाँ पे उन्होंने 12 से 16 तक का उन्होंने स्त्री की समानता का मौलिक अधिकार एवं भारत का संविधान पर कुछ अपना वक्तव्य हमारे पास भेजे थे सर, PDF बना करके। मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, वो कहीं गलत तो नहीं भेजे हैं? आप पढ़ें, मैं समझने का प्रयास करता हूं। जी। स्त्री को यह जानने का हक है कि भारत के संविधान में कौन से अधिकार उसे प्राप्त है। जिस प्रकार से देश के बुद्धिजीवियों ने प्रचार और प्रसार किया कि भारत के संविधान में स्त्रियों के लिए सभी अधिकार दिए गए हैं, क्या ये बात सही है? इसको जांचने के लिए मस्तिष्क में एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या संविधान में दिए गए अधिकार विशेषतः स्त्रियों के लिए प्रदान किए गए हैं या फिर किसी और के लिए।
भारत के संविधान में मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। इस भाग 3 का नाम केवल मूल अधिकार है। इसके लिए नाम में न तो यह लिखा है कि यह मानव के मूल अधिकार हैं और न यह लिखा गया है कि यह राज्य के मूल अधिकार हैं। इसलिए इस भाग का नाम नागरिक के परिप्रेक्ष्य में भ्रामक है। इस भाग में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 को पढ़ने के बाद पता चलता है कि राज्य शब्द में केवल संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी कुल 6 ही इसमें शामिल हैं। आम जनता और न्यायपालिका राज्य में शामिल नहीं है। इस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है कि भाग 3 में जहाँ कहीं भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वह मौलिक अधिकार राज्य से संबंधित है। बात खत्म। अर्थात राज्य को निर्देश या विवेकाधिकार या शक्ति प्रदान करते हैं। इसका उत्तम उदाहरण अनुच्छेद 14, 15 तथा तक 16 में है, जिनमें राज्य शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया गया है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 में जो कथित एवं प्रचारित अधिकार है, इन अनुच्छेदों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद के शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार किसी मानव को नहीं देता, बल्कि यह अनुच्छेद राज्य को समादेश देता है कि राज्य की कार्यवाही मनमानी और भेदभाव पूर्ण नहीं होनी चाहिए। इस अनुच्छेद में 2 पदावली है। पहली पदावली नकारात्मक है, जो कहती है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं करेगा, और दूसरी पदावली वर्गीकरण करने की अनुमति देती है, जिससे कि समान परिस्थितियों में रहने वालों को समान विधि और असमान परिस्थितियों में रहने वालों के लिए असमान विधि बनाने का निर्देश है। क्योंकि समान परिस्थितियों में रहने वालों को एक जैसी विधि लागू होनी चाहिए और असमान परिस्थितियों में रहने वालों को भिन्न भिन्न विधियां होनी चाहिए। यदि असमानता परिस्थिति में रहने वालों को एक जैसी विधि होगी तो यह कष्टकारी और अन्यायकारी होगी। इसलिए इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि आम नागरिक कोई निर्देश नहीं है, बल्कि राज्य को निर्देश है। कई विद्वान यह कहते आ रहे हैं कि अनुच्छेद 14 में समानता का मौलिक अधिकार है जो आम नागरिक को प्राप्त है, जबकि यह भ्रामक प्रतीत होता है, क्योंकि असिस्टन ने अधिकार के बारे में कहा है कि अधिकार एक शक्ति है। प्रत्येक अधिकार की उत्पत्ति बल या शक्ति से होती है। अधिकार चाहे नैतिक हो या दैविक या विधिक या इनमें से कोई भी क्यों न हो, इसके साथ एक सहवर्ती कर्तव्य अवश्य जुड़ा होता है। सामंड के कथनों के अनुसार अधिकार के साथ कर्तव्य का होना आवश्यक है, और यदि अधिकार के साथ कोई कर्तव्य नहीं है तो ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं। इसी बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसे अधिकार का कोई अर्थ नहीं है जिसके साथ कोई कर्तव्य न जुड़ा हो। अनुच्छेद 14 में आम जनता को न तो कोई अधिकार दिया गया है और न ही राज्य पर कोई कर्तव्य आरोपित किया गया है, बल्कि यह केवल राज्य को निर्देश है। इस प्रकार अनुच्छेद 14 के बारे में यह कहना कि यह समानता का अधिकार देता है, यह भ्रामक है, यह झूठ है। ये 14 का है सर, 12 से 14, 13 को नहीं दिया है, 12 और 14 को ये मैंने आपको सुनाया सर। मैं पुनः प्रश्न करूंगा, ये जो आपने पढ़ा है लेख जी, ये किसका है? ये मैंने आपसे बतलाया सर कि एक आगरा विधि कॉलेज है ना सर, सरकारी,
हम्म। उसके प्रोफेसर का है ये वक्तव्य। अच्छा, उनके प्रोफेसर का कब का है? ये हमको पर साल भेजे थे सर। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर सुखवीर सिंह। डॉक्टर सुखवीर सिंह। आ, उनका सब्जेक्ट क्या है डॉक्टर साहब को? माने एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर संविधान है? सभा में, नहीं, लॉ कॉलेज में। अच्छा, लॉ कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं। जी जी, जी। विधि विभाग आगरा। हाँ हाँ हाँ। जी तो सर। एक अधिवक्ता को संविधान पढ़ने का तरीका अलग होता है जी और एक कॉलेज के प्रोफेसर को का विधि की पुस्तकों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैंने इसको इसलिए पढ़ा ना सर कि आपने जब डॉक्टर साहब को कहे कि वो तो खांसी बुखार सर्दी का इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, तो मैंने स्वीकार कर लिया सर। हाँ। लेकिन अब ये जो है ये आप कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा। अगर इसमें गलतियां होगी तो मैं तुरंत उनसे कहूंगा कि आपने ऐसा गलत क्यों बताए। हाँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जी सर। अधिवक्ता संविधान के साथ, कानून के साथ जीता है। यस यस। अधिवक्ता और जज जी 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 जी। संविधान कानून के साथ जीता है, उसके जीवन मरण का प्रश्न है। यस यस यस। लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किसी अधिनियम या संविधान के साथ जीता मरता नहीं है। जीना। उसके जीवन मरण का नहीं, उसका वेतन तो आ ही रहा। जी। यहाँ पर अगर कोई चूक हो गई तो चूक हो जाने के कारण क्लाइंट चला जाएगा, केस हार जाएंगे। तो इस जितनी बारीकियों से एक अधिवक्ता को संविधान को समझना होता है, कानून को समझना होता है, वो बाध्यताएं नहीं होती। हर कानून और हर संविधान की लाइन के साथ अधिवक्ता को, जज को अपना दृष्टिकोण पर निकालना होता, अपनी बोधि जगानी होती। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए वो बाध्यताएं नहीं है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक पंडित की तरह जूठन को बांचता है। जो मैंने पिछली बार भी आपके साथ चर्चा में कहा था कि अल्टीमेटली पंडित क्या करता है या कोई पुस्तकें जो क्या है वो किसी की जूठन है। तो ऐसी दशा में कम ही प्रोफेसर होते हैं जो अपनी बोधि जगा के कर पाते हैं। अगर कोई प्रोफेसर कुछ बोधि जगा कर कुछ करता है, ऐसी दशा में उसको डॉक्टरेट अवार्ड कर दिया जाता है। अगर वो कोई नई बात लेकर सामने आता है तो उसको डॉक्टरेट अवार्ड हो जाता है। अधिवक्ता को कहीं पर कोई डॉक्टरेट का अवार्ड नहीं मिलता, जबकि वो प्रतिदिन नया दृष्टिकोण, नया बोधि लाकर उस बात को आगे बढ़ता है। तो इसलिए प्रोफेसर साहब ने इस कथन के संबंध में जो बात कही है, स्टेट, हेलो जी जी सर, आप लाइन पर हैं? हाँ। जब उन्होंने जब स्टेट की बात की और स्टेट के संदर्भ में ये बात कही, तो ये संभव नहीं होता कि स्टेट जैसे शब्द को बार बार परिभाषित किया जाए। स्टेट का मतलब एक तो जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनके संदर्भ में ले सकते हैं, एक जो है भारत देश है, इसको भी स्टेट कह सकते हैं। हाँ ठीक। तो जब हम स्टेट शब्द का विधिक भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है देश, उसका मतलब होता है देश। और जब देश होता है स्टेट शब्द के अंतर्गत, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है स्टेट, तो उसका अंतर्गत एक भौगोलिक क्षेत्र होगा, वहां की जनसंख्या होगी, कुछ परिसंपत्तियां होंगी, एक सरकार होगी, ये सारी चीजें मिलने के बाद स्टेट बनता है। तो इसलिए जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो राइट जो मिला है किसको? उद्देशिका के हिसाब से मिला है। जब उद्देशिका में कहते हैं हम भारत के लोग,
तो जो स्टेट की अवधारणा निकल के आती है, कौन स्टेट? ये जो भारत के लोग बना रहे हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र को के लोग जो आपस में मिलकर एक साथ रहने का, अपनी जो रजवाड़ों को सम्मिलित कर देने की बात कर रहे हैं, ये उनके बारे में इस स्टेट की बात हो रही है। तो स्टेट के संबंध में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर बात आती है उनकी जो महिलाओं के संदर्भ में। महिलाओं के संबंध में उसी आर्टिकल में नीचे लिख दिया है कि अगर स्टेट चाहे तो इसके कल्याण के लिए कुछ अन्य कार्य कर सकती है, उसको समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बाबा साहब की अपनी सोच थी, क्योंकि बाबा साहब ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि भाई महिला और पुरुष का शरीर अलग होता है, उसकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं अलग होती हैं, इसलिए जो हमारी भौतिक आवश्यकता है वो अलग अलग हो सकती हैं, चैतसिक आवश्यकताएं समान होंगी। दर्द जो है वो सबको एक जैसा ही होगा। यानी किसी के चुकुटी काटोगे तो वो जो है दर्द होगा उसके शरीर में, लेकिन आपने स्त्री को चुकोटी काटी तो वो एक अलग तरह का बवाल हो जाएगा समाज के अंदर, और पुरुष को चिकोटी काटी तो एक अलग तरह का बवाल हो जाएगा। तो जो शारीरिक अंतर है, भौतिकता के कारण जो चीजें बदल जा रही हैं, उस चीज को बाबा साहब ने महसूस किया, उन आवश्यकताओं को महसूस किया, इसलिए स्टेट को ये विशेष अधिकार दिया है कि वो उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके, इसी तरह से बीकर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ काम कर सके। अब ये अधिकार दिया है राज्य को, राज्य करेगा। राज्य में अब यहाँ पर जब राज्य की बात करते हैं तब इसका मतलब आ जाता है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से जो वहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर राज्य का मतलब एक गवर्नमेंट से भी आ जाता है, ठीक। तो जो गवर्नमेंट उस समय काम कर रही उसको ही अधिकार है। अब संयोग से कोई ऐसी सरकार आ जाए जो नालायक नक्कारा हो, मनुवादी हो, सामंतवादी हो, वो करना ही ना चाहे तो उन नालायक औलादों के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संविधान में करने का उपबंध जरूर है। तो उन प्रोफेसर साहब के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि पता नहीं उनके अंदर जो ये विचार आ रहा है वो किस उपन्यास को पढ़ के आ रहा है, उनका अपना पृथक चिंतन है, अपनी बोधी है, या किसी दूसरे की किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने उसको कर दिया। क्योंकि अगर वो इतने ही चिंतनशील व्यक्ति हैं तो प्रॉपर जो है किसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट में उन्होंने एडमिशन ले लिया होता और इस नए चिंतन को दे देते तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती, डबल डॉक्टरेट हो जाते, ट्रिपल डॉक्टरेट हो जाते। तो जब भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस तरह का कोई नया चिंतन देता है तो उसको डॉक्टरेट मिल जाता है, उसी पुस्तक पर मिल जाता है जो उसने लिखी होती। क्या उन्होंने जो ऐसा चिंतन आलेख लिखा उस पर कोई उनको डॉक्टरेट अवार्ड हुआ? क्या उन्होंने किसी मानव यूनिवर्सिटी में उसको भेजा है कि साहब इस पर देखिए हमारा नया विचार है, इस पर हमको डॉक्टरेट अवार्ड किया जाए? हाँ, उनको सेमिनार में बुलाया जाता, कुछ नया विचार होता तो निश्चय उनको एक नया और डॉक्टर की उपाधि मिल जाती। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के त्रुटिपूर्ण आलेख लिखे जाते हैं तो फिर डॉक्टरेट अवार्ड नहीं होता। ये व्यक्ति खुद शक और संदेह में रहता है कि यार मैंने अपनी शेखी बघारने के लिए ऊंचा ऊंचा फेंक तो दिया है, अब इसको बदल भी नहीं सकते, पब्लिश हो गया, लेकिन हम इसको जो है किसी यूनिवर्सिटी को नहीं भेज सकते। तमाम ऐसी बुक मार्केट में आपको मिल जाएंगी, किसी डॉक्टर्स की या उसके आप ठीक है, उनकी प्रशंसा, उनकी व्याख्या न करें सर। हम आपसे केवल इतना जान रहे हैं कि आपके नजर में उनका ये लेख एक पंडित की तरह है ना? मैं इसको कह सकता हूँ एक पंडित का लेख है। हाँ, बस यही जानना चाह रहा हूँ सर। जिसमें अब आपको मैं आप छोड़ दीजिए, इस पर अब आगे नहीं चर्चा करूंगा। मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मुझे कहने दें। मैं समझ गया सर, अब पंडित हो गए तब क्या कहना है, वो पोथी हो गया एक तरह से आपके नजर में। मुझे कहने दें जी कि उनका ये आलेख है, उनका जो ये आलेख है जी, वो किसी मंशा विशेष से हो सकता है,
अब आप कुछ भी कहेंगे हम समझ गए सर, मैं मान लिया कि आपके जेहन के हिसाब से, आपकी सोच के अनुसार वो सही खरा नहीं उतरा। लेकिन ऐसा होता है, हमारा संविधान के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार है कि ऐसी बातें जो संविधान के अनुकूल नहीं है वो किसी भी अधिनियम से हटा दी जाएंगी। यानी इस अधिनियम बनाते समय पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी बात रख देती है किसी अधिनियम में जो संविधान के अनुकूल नहीं है, उसे उस भाग को उस अधिनियम से हटा दिया जाएगा, खंडन कर दिया जाएगा, महत्वहीन कर दिया जाएगा। बाकी अधिनियम को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर भाग को कर दिया जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब की ये बात यदि संविधान के किसी अंग को बाधित करती है, वर्जित करती है, क्षति पहुंचाती है, तो वो मान्य नहीं है। क्योंकि हम भाई संविधान, सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हम संविधान के साथ ही चलेंगे। चलिए ना वो ठीक है। मैंने अपनी बात आगे उन्होंने 16 तक, यानी 12 से 16 तक का ही उन्होंने चित्रण किया था अपने व्यूक में, तो मैं आपको 14 तक ही सुनाया हूँ कि 14 समता का अधिकार बताया, 12 जो है और वो मूल अधिकार में कौन कौन किनके अधिकार हैं, तो वो सीधे कहे राज का अधिकार है, तो राज में 6 लोग आते हैं। तो उन्होंने ये बात कहा कि राज में 6 लोग आते हैं, 6 की शक्ति है, तो ये 2 हो गया सर। मैं अब आ रहा हूँ, हम अब ये डॉक्टर तो जरूर थे और उन्होंने संविधानिक के लाभ नहीं पढ़े हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना का व्याख्या ये किए हैं वो अपने हिसाब से। तो मैं चाहता था कि सर आपको सुनाते, इसमें भी कुछ गड़बड़ी होता तो बताते आप। जी जी, कहें, स्वागत है। तो ये राजा राम जी